Hey guys, welcome back to part 2 और चैप्टर 2 ऑफ आईएफएससी एक्ट 2019। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 4 टू 11। बेसिकली जो आपको चैप्टर 2 में देखने को मिलेंगे, तो ये आपके सभी सेक्शंस की हेडिंग्स है कि किस सेक्शन में हम किस चीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 4 जो है एस्टेब्लिशमेंट से डील करता है, सेक्शन 5 कंपोजिशन, सेक्शन 6 टर्म्स ऑफ ऑफिस। तो हम एक एक करके बेसिकली इन सभी सेक्शंस को पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 4 एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट किया है वो किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो अथॉरिटी है उसके फीचर्स क्या होंगे। तो अथॉरिटी जो है वो परपेचुअल सक्सेशन उसका एक फीचर होगा। डेट मीन्स कि मेंबर्स में कम और मेंबर्स में गो, बट द अथॉरिटी शैल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ठीक है। फिर कॉमन सील होगा कि बेसिकली इसका जो डिसीजन टेकिंग का एक प्रॉपर अरेंजमेंट या प्रॉपर एक मेथड होगा, ठीक है। पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि जो अथॉरिटी है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इट कैन अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी किसी भी तरह की, मतलब मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की ये प्रॉपर्टीज को परचेज सेल कर सकता है। और इट कैन बी स्यूड एंड इट कैन स्यू, ठीक है। ये केस कर भी सकता है और इसके अगेंस्ट में भी केस हो सकता है। कोर्ट केसेस की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। फिर ये जो थर्ड पॉइंट है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कई लोगों में कि इस एक्ट में बेसिकली जो है अथॉरिटी का जो हेड ऑफिस होगा वो कहाँ होगा, वो मेंशन है कि वो गिफ्ट सिटी में होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस एक्ट में सिर्फ इतना सा मेंशन है कि अथॉरिटी का जो हेड ऑफिस होगा उसकी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आई रिपीट, आईएफएससी एक्ट 2019 में मेंशन इतना सा है कि अथॉरिटी का हेड ऑफिस कहाँ होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यहाँ पे गिफ्ट सिटी या गांधीनगर का कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर अगर अपना कोई ऑफिस कहीं और स्टैब्लिश करना चाहती है तो वो कर सकती है, ठीक है। और वो इंडिया या इंडिया से बाहर कहीं भी कर सकती है, ठीक है। आने वाले कुछ टाइम में आईएफएससी जो है वो अपने बेसिकली कई और ऑफिस पूरे इंडिया में ओपन करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में एक ऑफिस ये लोग शायद स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 5 की ओर मैं बात करूं तो सेक्शन 5 डील करता है कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी, कि अथॉरिटी जो होगी उसके मेंबर्स कौन कौन होंगे। तो सबसे पहले जो होंगे वो होंगे चेयरमैन। उसके बाद में हमारे 4 ये अप्रोप्रिएट रेगुलेटर्स है जो हम चैप्टर 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई और पीएफआरडीए। इन चारों अथॉरिटीज से एक मेंबर नॉमिनेट होगा। आई रिपीट, इन चारों अथॉरिटी से एक एक मेंबर नॉमिनेट होगा और ये सभी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे आईएफएससीए के, ठीक है। इसके बाद में 2 मेंबर्स नॉमिनेट होंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। बिना गवर्नमेंट के लोगों की अथॉरिटी कैसे चलेगी, ठीक है। तो 2 मेंबर्स कहाँ से नॉमिनेट होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, ये भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, ठीक है। इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिलेक्शन कमेटी बनाएगी। वो सिलेक्शन कमेटी 2 और मेंबर्स को क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी टू बिकम द मेंबर्स ऑफ आईएफएससीए। और इन मेंबर्स को हम बोलेंगे अदर मेंबर्स, ठीक है। इसके बाद में मैं और बात करूं तो जो चेयरमैन होंगे वो होल टाइम मेंबर होंगे और जो अदर मेंबर्स होंगे जो सिलेक्शन कमिटी के थ्रू जो सिलेक्टेड होंगे, ठीक है, वो होल टाइम भी हो सकते हैं, वो पार्ट टाइम भी हो सकते हैं। ये डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। अब सर सिलेक्शन कमिटी कौन बनाएगा, सिलेक्शन कमिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, ठीक है। हालांकि सिलेक्शन कमिटी जो है इसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन आईएफएससी ने बना लिए हैं, तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं बात करूं क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स की, तो मेंबर शैल बी person of ability, integrity and standing who have shown capacity in dealing with the matters relating to finance, ठीक है। कि मेंबर्स ऐसे होने चाहिए बेसिकली जिनको फाइनेंस से रिलेटेड स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए या जिन्होंने अपने जो पास्ट में, ठीक है, ऐसे मैटर्स को डील किया हो, या फिर उनके पास में स्पेशल नॉलेज या स्किल होनी चाहिए इन फील्ड ऑफ लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये वर्ड्स तो आपको मेंशन है ही और लास्ट में क्या बोल दिया, और इन एनी अदर डिसिप्लिन विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शेल यूजफुल टू द अथॉरिटी। कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ना कि इस इन फील्ड के अलावा किसी और फील्ड में भी कोई ऐसा मेंबर है जो लगता है कि इस अथॉरिटी को कोई यूजफुल कंट्रीब्यूशन दे सकता है, तो वहां से भी मेंबर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें सेक्शन 6 की, तो यहाँ पे बेसिकली टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस गिवन है। तो देखो सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स जो है इसके ऊपर भी आईएफएससी ने डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिए हैं। बट इस एक्ट में सिर्फ इतना सा मेंशन है कि जो चेयरमैन होंगे उनका जो ऑफिस पीरियड होगा वो 3 इयर्स का होगा, यानी एक बार में वो 3 इयर्स तक ही अपना ऑफिस होल्ड कर पाएंगे, या फिर
वो मैक्सिमम 65 ईयर की एज तक होल्ड कर पाएंगे। होल टाइम मेंबर्स भी 3 इयर्स और 62। डिफरेंस देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डिफरेंस है कि जो चेयरमैन होंगे वो 65 ईयर की एज तक, और अदर जो होल टाइम मेंबर्स होंगे वो 62 की एज तक। तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, क्या दोनों ये जो चेयरमैन है और होल टाइम मेंबर्स होंगे, अगर उनका पीरियड खत्म हो गया 3 इयर्स का, तो क्या उनको रीअपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनकी मैक्सिमम एज 65 नहीं हुई है या 62 नहीं हुई है, तो इनको हम रीअपॉइंट कर सकते हैं, दे आर एलिजिबल टू रीअपॉइंटेड। रेजिग्नेशन कि सर अपॉइंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो रिजाइन भी हम किसको करेंगे, मतलब रेजिग्नेशन लेटर भी किसको देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हम रेजिग्नेशन लेटर देंगे, और 3 मंथ का इसमें नोटिस पीरियड हमको सर्व करना पड़ेगा मिनिमम। अगर बात करें रिमूवल की, तो रिमूव कैसे कर सकते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किन बेसिस पे रिमूव कर सकती है, तो सेक्शन 7 में हम डील करेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को रिमूव कर दिया या किसी ने रिजाइन कर दिया है, तो ऑफिस छोड़ने के 2 साल बाद तक, ठीक है, जिनको रिमूव किया या जिन्होंने रिजाइन किया है, वो मेंबर ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, ना ही स्टेट गवर्नमेंट में, ना ही आईएफएससी में लोकेटेड किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये जॉब कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। कहाँ कहाँ पे जॉब करने के लिए? अगर कोई आईएफएससी का मेंबर है और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है या उनको रिमूव कर दिया गया है, तो वो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आईएफएससी, अभी हमारे इंडिया में एक ही आईएफएससी है, गिफ्ट सिटी, उसमें जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसमें कोई पोस्ट वो नहीं ले सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ले सकते हैं। बोले सर अगर आईएफएससी से बाहर हम कहीं पे जॉब ले, तो वो आप ले सकते हो, उसमें किसी तरह की कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आफ्टर दैट सेक्शन 7, सेक्शन 7 की मैं बात करूं, रिमूवल ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑफिस, कि किन बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो आईएफएससी के मेंबर्स होंगे इनको रिमूव कर सकती है। तो पहला बेसिस है इंसॉल्वेंसी, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल हो जाते हैं तो भी रिमूव कर सकते हैं। तीसरा है मोरल टर्पिट्यूड, दैट मीन्स लॉस ऑफ मोरल्स, किसी ने ऐसा कोई काम किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि बेसिक उन्होंने अपना मोरल खो दिया है इस जॉब पर बने रहने के लिए, तो उनको रिमूव किया जा सकता है। इसके बाद में अगर किसी ने अपना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट डेवलप कर लिया है इस तरीके से कि वो अब बायस फ्री अपनी जॉब नहीं कर सकते हैं, या वो बेसिकली बायस कर रहे हैं किसी के फेवर या किसी के अगेंस्ट में, तो उनको भी रिमूव किया जा सकता है। और अगर किसी ने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया है, ठीक है, तो उनको भी रिमूव किया जा सकता है। लास्ट के जो दोनों पॉइंट है, इन केसेस में जो मेंबर्स होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर रही है, उनके पास में राइट टू हर्ड होगा, यानी उनकी बिना पूरी बात सुने सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रिमूव नहीं कर सकती है। स्टार्टिंग जो 3 केस है उसमें ऐसा हो सकता है। सेक्शन 8 की मैं बात करूँ तो मीटिंग्स ऑफ अथॉरिटी है, कि जो अथॉरिटी होगी उसकी जो मीटिंग्स है वो किस तरीके से होगी, क्या रूल्स होंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है, इसके ऊपर अथॉरिटी ने अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उसको भी हम किसी और वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बस इतना सा मेंशन है कि टाइम, प्लेस, टर्म्स या रूल्स एंड कॉरम, कॉरम का मतलब कि कितने मिनिमम लोग होने चाहिए मीटिंग में। ठीक है, तो ये सब रूल्स रेगुलेशन अथॉरिटी बना लेगी। ठीक है, अथॉरिटी के पास में राइट है, इनके ऊपर वो रूल्स रेगुलेशन बना सकती है। ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर चेयरमैन एब्सेंट होते हैं किसी भी मीटिंग में, किसी भी रीजन से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उस मीटिंग में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है वो सब मेंबर्स मिलकर उनमें से ही किसी एक मेंबर को एक्टिंग चेयरमैन क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर वो जो मेंबर होंगे वो प्रिसाइड करेंगे मीटिंग को, यानी वो एज अ मेंबर वहां पे वर्क करेंगे उस मीटिंग में। जितने भी डिसीजन होंगे मीटिंग के, दे ऑल मस्ट बी टेकन, ठीक है, बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स। ठीक है, कि वोटिंग होगी और जो वोटिंग जिसके फेवर में ज्यादा होगी वो डिसीजन लिया जाएगा। बट अगर किसी केस में टाई हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल किसी डिसीजन के फेवर में भी 4 वोट है, अगेंस्ट में भी 4 वोट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो मेंबर होंगे, चेयरमैन होंगे, उनके पास में राइट होगा कास्टिंग वोट का, यानी जब इक्वलिटी हो जाएगी, ठीक है, इस केस में वो अपना वोट दे सकते हैं। ठीक है, और उससे फिर डिसीजन होगा। सर अगर चेयरमैन नहीं है, तो जो एक्टिंग चेयरमैन है क्या उनके पास में भी ये राइट होगा? बिल्कुल, उनके पास में भी ये राइट होगा। ठीक है, कि जो भी मीटिंग को प्रिसाइड कर रहा है, यानी उस मीटिंग में जो भी चेयरमैन है उनके पास में कास्टिंग वोट का राइट होगा। ठीक है, इसके बाद में सेक्शन 9 की मैं बात करूं, ठीक है, मीटिंग सेक्शन 9, देखिए ये हेडिंग थोड़ी सी गलत है। ठीक है, ये वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, कि अगर जो आईएफएससी है उसमें किसी भी वैकेंसी में कोई मतलब किसी भी रूल या किसी भी वैकेंसी में कोई डिफेक्ट है, तो उसके बेसिस पर आईएफएससीए के जो एक्शंस हैं उनको इनवैलिड
नहीं हम बता सकते हैं। हम का मतलब कोई भी उसको इनवैलिड नहीं बता सकता है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों बेसिस पर। ठीक है, इसके बाद में एडिशनली ये मैं बात करूं कि जो चेयरमैन है उनके पास में ये पावर होगी कि ये, मैं पावर्स ऑफ चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ठीक है, ये सेक्शन 10 है बेसिकली, ये जो है ये सेक्शन 10 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन 9 में आपको बेसिकली यही मेंशन है कि according to IFSC Act, any action or decision taken by authority will not be considered invalid even if there is vacancy or defect in authority constitution। किसी भी रूल रेगुलेशन में कोई चीज खाली रह गई है, मतलब कोई चीज लिख उन्होंने नहीं उसमें मेंशन की है या उसमें थोड़ा सा कोई डिफेक्ट है, तो उसके बेसिस पर आप अथॉरिटी का कोई एक्शन जो है उसको इनवैलिड नहीं बता सकते हो। ठीक है, ये सेक्शन 9 है। इसके बाद सेक्शन 10 की मैं बात करूँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ चेयरमैन इसमें गिवन है। तो ये डिटेल पावर्स तो इसमें एक्सप्लेन नहीं की गई है, बस इसमें ये बताया है कि चेयरमैन शैल हैव द पावर ऑफ जनरल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, यानी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होंगे उसमें जो सुपरिटेंडेंस की पावर होगी, ठीक है, वो चेयरमैन के पास में होगी। सेक्शन 11 की मैं बात करूँ, ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द अथॉरिटी, कि यहाँ पे अथॉरिटी के पास में राइट होगा कि वो बेसिकली अपने डे टू डे वर्क के लिए कुछ और ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर सकती है, और उनकी जो सैलरीज होगी या अलाउंसेस होंगे वो अथॉरिटी जो है वो अपने रूल्स बनाकर डिसाइड कर सकती है। इसके ऊपर भी एक डिटेल अथॉरिटी ने रेगुलेशन बनाया है, जो हम कि उसमें इन्होंने मेंशन किया कि लीव्स कितनी होगी, मेडिक्लेम कितना होगा, अलाउंसेस कौन कौन से होंगे। ठीक है, ये सब उन्होंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से, तो उसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। तो ये हमने बात की चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी एक्ट, जो डील करता है सेक्शन 4 टू 11। आई होप कि आपको वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। ठीक है, और इसी तरह हम एक और वीडियो जो है वो लेकर आने वाले हैं। आई होप कि आज या कल में ही आ जाए। थैंक यू सो मच गाइस।